अब हमें 3 से इसकी डिविजिबिलिटी, इसकी विभाज्यता चेक करने के लिए इनको अंकों को जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हम 5 से कर सकते हैं इसको विभाजित, क्योंकि लास्ट में 5 है। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। कक्षा 10वीं का हम मैथ्स कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें, तो आप इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा प्रश्नावली 1.1 हमने नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति था वो कर लिया है। अब वो प्रश्नावली 1.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण वगैरह देख लेते हैं। और यहाँ पर एक थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। पहले इसको देख लेते हैं ये क्या चीज है। किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर्स करो, किसी भी नंबर के गुणनखंड करो, मान लीजिएगा 36 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से 18 दूनी 36, 2 नम 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। हम इसके गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड, 12 तिया 36, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। चलो गुणनखंड देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिएगा यहाँ पर गुणनखंड की संख्या यानी कि गुणनखंड यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों एक ही नंबर के गुणनखंड हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। मान लो एक नंबर है 225, 225, आपको दिख रहा है लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब हमें 3 से इसकी डिविजिबिलिटी, इसकी विभाज्यता चेक करने के लिए इनको अंकों को जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हम 5 से कर सकते हैं इसको विभाजित, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से विभाजित करने सीधा 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हमें पढ़ाया गया है कि 2 से पहले गुणनखंड करके देखो, फिर 3 से, 5 से, 7 से, इस तरीके से आप इसको गुणनखंड कीजिएगा। लेकिन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो अद्वितीय होते हैं। मीन्स इसके यही फैक्टर आएंगे, आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है। तो इसमें इनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ऐसे किसी और संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते जो ये इस नंबर दे रखा। आप इनको लिखना चाहो इस तरीके से लिख दो, यानी कि इनको आरोही क्रम में लिख सकते हो, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। ये कुछ सही रहेगा, क्योंकि हम बीजीय व्यंजक को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले छोटी संख्या को लिख देंगे, 3 2 बार आया 2 घात हो गई, 5 2 बार आया 2 घात हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। तो आप जब लिख रहे हो उनके गुणनखंड तो आप असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखिएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पर कि आपको सबसे पहले 2 से या 3 से ही विभाजित करना हो। आप खुद देखो सोच के जरा, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे। मान लो यहाँ तो छोटी संख्या है 5 2 7 2 9 आसानी से जुड़ गया, लेकिन बड़ी संख्या हो तो उसमें अंकों का योग करने से पहले हम उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनका क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है अभाज्य गुणनखंड यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, उनके जैसा कोई और गुणनखंड नहीं होगा किसी भी संख्या का। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है। देखिएगा क्या है इसका जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, इस प्रमेय का। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अभी समझाया था आपको, किसी भी प्राकृतिक संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसका जो गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, उसके जैसा और किसी का फैक्टराइजेशन गुणनखंडन नहीं हो सकता। आप गुणनखंड किसी भी ऑर्डर में कर लो, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम में ही करो या सबसे छोटा से चेक करो, आपको जो बेस्ट लगे जो उससे आप कीजिएगा। जैसे ये एग्जांपल सबसे बेस्ट मैंने यहाँ पर दिया है कि हम यहाँ डायरेक्ट 5 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ना कि 2 से। तो आपको 7 दिख रहा है, 3 से हम इसका डिजिट का सम करेंगे तो उतना टाइम ज्यादा लग जाएगा, 5 से सीधा डिवाइड करें। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यूनिक, एक मतलब उसके जैसा और कोई नहीं होगा, ठीक है। ये है आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब करते हैं इसका एग्जाम्पल फर्स्ट। उदाहरण नंबर 1 क्या है आपकी बुक में, देखो उदाहरण 1 दे रखा है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। वो मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्या संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें किसी संख्या के अंत में अगर 0 चाहिए
तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उसमें 2 तथा 5 होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है, और कुछ भी गुणनखंड चाहे क्यों ना हो, लेकिन 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अब सबसे पहले हम 4 के गुणनखंड करके देखते हैं, या इस संख्या को कुछ ऐसे लिखते हैं, 4 की जो लिख रहे हैं 2 गुणा 2 की घात n हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 2 गुणा 2 की घात n। अब देखो 4 के गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणा 2। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में 5 है? कहीं नहीं है। लेकिन किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है, 5 नहीं है, इस कारण से ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या लिखोगे? थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी देखिएगा। संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 है, जबकि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, जबकि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडन में दो तथा 5 होने अनिवार्य हैं। इसलिए संख्या 4 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ आ गया आपको? क्या कहा है यहाँ पर कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप देख रहे हो 4 की घात n में अगर 4 है तो 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आ रहा है 2 गुणा 2, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था? 2 गुणा 5। तो 2 और 5 ना मिलने के कारण ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। मान लेते हैं कुछ बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, थ्योरी लिखने में। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए कि ये संख्या कहाँ पर एंड करेगी, या लास्ट में क्या हो सकता है, या फिर क्या इसमें कभी 0 आएगा या नहीं आएगा, उनको ये सब मान लो नहीं आएगा, तो अगर एग्जाम टाइम पर अगर आप भूल जाओ तो आप क्या कर सकते हो? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। देखो कैसे, 4 की घात n है, n बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो 4 की घात 1 हो जाएगा बराबर 4, n बराबर 2 रखिएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, n बराबर 3 रखिएगा, 4 की घात हो जाएगी 3, 4 चौक 16 चौका 64, n बराबर 4 रखिएगा, तो 4 की घात हो जाएगी 4, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 256 हो जाएगा। क्या आप कुछ पैटर्न में ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो लास्ट में 4, लास्ट में 6, लास्ट में 4, लास्ट में 6, मीन्स इस संख्या में कितनी भी पावर क्यों ना कर लें, अंत में सिर्फ 4 या 6 आ सकता है, अंत में सिर्फ 4 या 6 आ सकता है। अब यहां से एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 की घात n कभी भी इनमें से किस अंक पर समाप्त होगी या कभी भी किस अंक पर समाप्त नहीं होगी। तो एक ऑप्शन में आपको 4,6 दोनों दिए होंगे, तो हमेशा इसी अंक पर समाप्त होगी, या नहीं होगी में 4 और 6 को छोड़कर आप किस पे लगा दो, ठीक है, उसमें कभी भी समाप्त नहीं होगी। 4 और 6 पर ही ये समाप्त हो सकती है। समझ आया? तो यहाँ से हम इस तरीके से एमसीक्यू भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसको n की वैल्यू को आप रखकर देख लीजिएगा, जितने भी आप वैल्यू आगे रखकर चलते रहोगे हमेशा 4 6 4 6 4 से अंत में आता रहेगा। ओके, अब करते हैं एक उदाहरण नंबर इसका दूसरा।
उदाहरण नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो थोड़ा पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको बता देते हैं कि एलसीएम में क्या निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड में, और एचसीएफ में हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ। देखो हिंदी मीडियम में भी ये एचसीएफ ही लिखा आता है इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एचसीएफ को मैसेप कहते हैं या मैसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। जो एचसीएफ होता है वो क्या होगा, एचसीएफ यानी कि मैसे जो निकालेंगे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, संख्याएं जो दे रखे होंगे दोनों, उन दोनों का पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। उन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसमें सबसे छोटी जो घात होगी उन घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों जो होंगी उनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा एचसीएफ यानी कि में से होगा। अब देखते हैं लेसे एलसीएम। एलसीएम लेसे क्या होगा, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, फिर वही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिया जाएगा। जो उभयनिष्ठ होगा उसमें भी सबसे बड़ी घात को लिया जाएगा और जो उभयनिष्ठ नहीं उन सभी का गुणनफल किया जाएगा। क्या पूछा है उदाहरण 2 में 6 और 20 का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स करेंगे, 6 के गुणनखंडन करेंगे। जिसको गुणनखंड करना नहीं आता है वो करके देख लीजिएगा। 2 तिया 6 और 3 एकम 3 यानी कि 2 गुणा 3 आएंगे। और 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बात आती है एचसीएफ कैसे निकालें, इनका में से कैसे निकालेंगे। क्या कहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अच्छा घात की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना इसको घातों के हिसाब से लिख लिया जाए। 2 की घात 2 हो जाएंगी गुणा 5। देखो यहाँ कोई घात नहीं है तो इसका मतलब है घात 1 यानी कि 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। अब देखेंगे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 है दोनों में, और सबसे छोटी घात क्या है 2 की घात 1 यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा। एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ये दोनों संख्याओं में देखो सबसे पहले तो 2 कॉमन है तो इसमें सबसे बड़ी घात उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात क्या 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिया जाएगा, ये 2 नहीं आएगा अब, ठीक है, क्योंकि 2 जो था वो इन्हीं घात में आ गया है, ठीक है। तो 2 की घात 2 यहाँ लेंगे सबसे बड़ी घात गुणा 3 अकेला है, 3 अकेला है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, 3 से गुणा करेंगे। और ये 5 भी अकेला, इसमें भी कोई कॉमन नहीं तो इसको भी गुणा करेंगे। मतलब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड से ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ सभी गुणनखंड लेने होते हैं, बस जो कॉमन है उभयनिष्ठ उसकी हाईएस्ट पावर सबसे उच्च घात लेनी होती है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तिया 12 पंजे 60, कितना हो गया 4 तिया 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आया है 60 आया है, ठीक है। एक और रिलेशन देखिएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी यानी कि 2 संख्याएं हैं ए और बी, इनका एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ए गुणा बी, ठीक है। 2 संख्याओं का मैस है गुणा उन्हीं संख्याओं का लेस है बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। क्योंकि अगला जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 3, इसको आप देखिए, (96) तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तो फिर एलसीएम। पहले पूछा है एचसीएफ फिर पूछा है एलसीएम क्या होगा, जरा देखें। 96 के गुणनखंड करेंगे और 404 के गुणनखंड करेंगे, करना पड़ेगा हमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि पूछी है। तो 96 के गुणनखंड कीजिएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। क्या है अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। ऐसे ही 404 के गुणनखंड कीजिएगा,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 101 अभाज्य संख्या होती है, वो खुद से ही कटेगी। ठीक है, तो 404 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है पहले। HCF क्या होता है, जो भी कॉमन। अब हमें LCM निकालना है, तो हम यूज करेंगे HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, मीन्स लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF मैसे गुणा LCM लैसे बराबर A पहली संख्या गुणा B दूसरी संख्या। HCF कितना आया दोनों का, 4 गुणा LCM हमें निकालना है बराबर पहली संख्या क्या है 96 गुणा दूसरी संख्या क्या है 404। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप रखें वैल्यू। हमें LCM निकालना है, तो LCM कितना हो जाएगा 96 गुणा 404 बटे 4। देखो 4 से ही संख्या सीधे कट जाएगी, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। अब LCM निकालेंगे तो 96 का 101 से गुणा करेंगे। 96 का 1 से गुणा 96 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये दहाई के स्थान पर 9 आ जाएगा सीधे, और 96 एकम फिर से 96, तो LCM कितना आ गया 9696, 96 ये LCM आया है, और HCF कितना आया है 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखें। 6, 72 और 120 का 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालो। HCF LCM अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। ठीक है, तो 6, 72 और 120 का क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों के। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3, 72 के आप कर लीजिएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड, देखो घातों की बात करी थी अभी, तो घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 3 हो जाएगी क्योंकि 2 लिखा हुआ 3 बार, गुणा 3 की घात 2 हो जाएगी क्योंकि 3 आया है 2 बार। ऐसे ही हम लिखेंगे 120 के गुणनखंड। 120 के गुणनखंड कीजिएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 से 15 दूनी 30, और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 120 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें निकालना है इनका HCF। HCF में क्या बताया था, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी निम्नतम घात यानी कि लोएस्ट पावर ली जाएगी। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिएगा 2 2 2, 2 तीनों में उभयनिष्ठ, तो निम्नतम घात क्या जाएगा 2, 2 की घात 1 है ना यहाँ पर, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, गुणा देखिएगा 3 3 3 ये भी कॉमन है, और निम्नतम घात क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना जाएगा इनका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो हम LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या बताया था, जो भी कॉमन होगा अब वहां पर उच्चतम घात ली जाएगी, तो कॉमन है यहाँ 2, उच्चतम घात है 2 की घात 3, 3 कॉमन है, उच्चतम घात है 3 की घात 2, गुणा 5, सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं और 5 को लिखेंगे यहाँ पर। तो LCM कितना, 2 का घन 8 होगा, 3 तिया 9 गुणा 5। देखो अब हम गुणा करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे गुणा में, जब भी हम गुणा कर रहे होते हैं संख्याओं का, तो सबसे ज्यादा हमें 0 चाहिए, इकाई अंक पर 0 आ जाए, तो 8 का और 5 का गुणा कीजिएगा पहले। 8 पंजे 40 गुणा 9। ठीक है, छोटी प्रोसेस है लेकिन बड़ी संख्या को गुणा करने में हेल्प करती है। पहले हम 0 बनाएंगे, 8 पंजे 40, आ गया लास्ट में 0। अब 9 चौक 36, और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि जो LCM आया है वो कितना आया है 360, और HCF कितना आया है 6। समझ आया? ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट है 140 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। क्या है अभाज्य गुणनखंड? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आया अभाज्य गुणनखंडन में। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 156
156। इसके फैक्टर्स चाहिए हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए 156 के। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3 तिया 9, 13 एकम 13। यानी कि क्या बना, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आए हैं 156 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तीसरा करते हैं 3825, 3825। अब 3825 के गुणनखंड कीजिएगा। आपको बताया था 5 है लास्ट में, तो अब सीधे इसको 5 से डिवाइड करो। 5 सत्ते 35, 3 32, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 3 8 1 9। अब हम 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 अभाज्य संख्या, तो 17 का 17 आएगा। क्या है अभाज्य गुणनखंड, देखो अब हम यहाँ आरोही क्रम में लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। आप सीधे 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17 भी लिख सकते हो, क्योंकि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय थी वो इनके क्रम को लेकर के कोई भी मतलब बात उसमें नहीं है कि हाँ क्रम में होनी चाहिए। उसमें यह है इनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, वो अद्वितीय होता है। तो गुणनखंड का क्रम लेकिन बेटर रहेगा आप आरोही क्रम में लिख दो। पहले सबसे छोटी संख्या की का पावर लिखो, फिर बड़ी संख्या की, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ देखिएगा। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। 5005, 5005। लास्ट में 5 है, 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 0 0 5, 5 एकम 5। अब लास्ट में 1 है और 1 और 1 2, यानी कि 2 और 3 किसी से नहीं हो रहा, 5 से तो होगा नहीं, तो 7 से कर लीजिएगा। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21। अब वो देखो 7 से तो फिर से ये डिवाइड नहीं होगा, और किससे होगा फिर, प्राइम नंबर 9 तो होगा नहीं, 10 नहीं, 11 से करते हैं। 11 एकम 11, बचेगा 3, 11 तिया 13 अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कट जाएगा। क्या आगे इसके गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सारे अभाज्य गुणनखंड आए इससे। 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 7429, 7429, 7429। 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 है नहीं, लास्ट में 0 भी नहीं है। किससे करें अब हम, सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। 9 2 11, 4 15, 5 20, तो 22। 3 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करें भाई, अब हम 7 से चेक करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 से भी नहीं कटेगा। 13 11 से करें, तो 11 से चेक करने के लिए देखो 9 और 4 कितने हो गए, 13, 7 और 2 9, 9 और 4 13, यानी कि अंतर आना चाहिए 11 या 11 का मल्टीपल, वो भी नहीं आ रहा, तो 11 से भी विभाजित नहीं होगा ये। अब क्या करेंगे हम, 13 से करेंगे इसको, तो 13 पंजे 65, 5 4 9 92, 63 91, 13 से भी नहीं होगा। फिर किससे करेंगे, 17 से करके देखते हैं भाई। 17 चौका 68, 2 4 6 62, 17 तिया 51, 10 61 और 1 17 17 119। 17 से हो गए। अब करते हैं हम 19 से। 19 दूनी 38, 5 7 19 तिया 57 और 23 एकम 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। क्या है इसके फैक्टर, 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये भी प्राइम है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है सभी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडन पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा 140 के ये गुणनखंड आए, 156, ये सभी के इस तरीके से गुणनखंड आए हैं। आप अच्छे से गुणनखंड कीजिएगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, और ये हमने बात की थी लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर का। इसको आप सत्य यानी कि वेरीफाई कीजिएगा, इसकी सत्यता की जांच कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट देखिएगा दूसरे का, 26 और 91, 26 और 91।
सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 होता है। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 होता है। क्या होगा? 13 सत्ते 91। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? HCF। देखिएगा दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 13, तो HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे इनका LCM। LCM क्या होगा? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी क्या करेंगे हम? हाईएस्ट पावर लेंगे, जो हाईएस्ट पावर 1 है। बाकी सारे गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। अब फिर से देखिएगा यहाँ 0 तो हमें नहीं मिल पा रहा, फिर भी हम 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि 2 से हमें गुणा करना आसान होता है किसी भी नंबर को। 13 का 7 से गुणा करेंगे, पहले 91 बनेगा। समझ आया? तो पहले आप 2 को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसका डबल करना होता है तो 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 182 LCM आ जाएगा। अब हमें जांच करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? 13 गुणा LCM क्या होगा? 182। 13 और 182, इसको हम लिखेंगे LHS। ये LHS है। 13 और 182 का गुणनफल करिएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 का 6 आएगा। 2 हासिल लगेंगे। 13 104, 2 106 हासिल लगेगा 10। 13 कम 13 10 23, 2366। अब क्या करेंगे? इन RHS लेंगे। RHS में क्या है? A गुणा B है, यानी कि A 26 गुणा B 91। इन दोनों का गुणनफल करेंगे। 26 का और 91 का गुणा करेंगे। 26 आएगा, 9 छक्का 54 का 4, 5 9 दूनी 18, 2 20 3 23, 6 6 3 2। ठीक है, क्या आया? 2366। यानी कि हमारा जो LHS आया है वो आया RHS के बराबर। देखो LHS और RHS का भी हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट है 510 और 92। तो आप फैक्टर कीजिएगा 510 के। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो यहाँ आप फिर मिस्टेक करोगे। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 लिखेंगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 510 को 2 से ही डिवाइड करें, वहां पर मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। 510 के जो फैक्टर आए हैं, अब इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब करेंगे 92 के फैक्टर। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 23 एकम 23। क्या आए हैं 92 के फैक्टर? 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? HCF। HCF क्या होता है? जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और लोवेस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? HCF 2 आ जाएगा। LCM जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब देखिएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, एक 0 मिला, गुणा 17 गुणा 23। अब क्या करेंगे? 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 छक्का 102। ठीक है, 17 छक्का 102 और ये वाला 0 यहाँ आ गया, गुणा 23। अब देखो 23 का 0 से गुणा 0 रहेगा, 23 दूनी रहेगा 46। ये वाला 0 यहाँ है इसलिए 46 का 46 पूरा आ जाएगा और 23 से कम 23, 23460। तो 23,460 यहाँ आया। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसको जांच करते हैं। LHS बायां पक्ष, ठीक है, हिंदी में आप चाहो तो क्या लिखोगे? बायां पक्ष, वरना LHS लिख सकते हो। क्या आएगा? HCF इंटू LCM
में से गुणा ले से, में से क्या आया है 2 गुणा ले से क्या आया है 23,460 गुणा कीजिएगा 2 0 0 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 46,920। अब लेंगे हम RHS दायां पक्ष, क्या होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 510 गुणा 92, तो 510 का 92 से गुणा करेंगे तो 92 का 51 से सीधा गुणा कर लें, बाद में एक 0 लगा देंगे, 92 का 92 आएगा, 5 दूनी 10 5 9 45 और 1 46 2 9 6 4 और 1 0 यहाँ जाएगा 4 6 9 2 0, क्या आएगा 4 6 9 2 0। आप देख पा रहे हो जो हमारा बायां पक्ष है LHS वो हमारे दाएं पक्ष RHS के बराबर है। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम लिखते हैं हिंदी में इसको, वो आप चाहो जैसे लिखना चाहो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो या इति सिद्धम, जो भी लिखना चाहो, ठीक। 336 और 54, तो 336 के गुणन कीजिएगा, 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 सत्ते 21 7 एकम 7, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 नम 27 3 तिया 9 3 एकम 3, 3 की घात 3। 54 के फैक्टर क्या है 2 गुणा 3 की घात 3। ओके, देखिएगा आगे HCF क्या आया है, जो हाई लोएस्ट पावर होगी कॉमन फैक्टर की 2 है, गुणा यहाँ 3 है तो 3 आएगा, 2 3 6, HCF आया है 6। LCM LCM क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 3 होती है 27 हो जाएगा गुणा 7। अब यहाँ कोई 0 नहीं बन रहा है तो हम गुणा करेंगे 16 का 7 से कर लो, कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 16 96 16 सत्ते 112 गुणा 27। अब 112 का 27 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 7 एकम 7 और 1 8 7 एकम 7 2 दूनी 4 2 एकम 2 4 12 9 और 1 10 और 1 और 2 और 1 3024, क्या है एलसीएम 3024। तो हमने HCF और LCM दोनों निकाल लिए हैं। अब जरा देखते हैं इसके उत्तर की जांच करके, जो यहाँ पर हमें HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हम क्या करेंगे LHS बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष क्या है HCF इंटू LCM। HCF कितना आया 6 इंटू LCM कितना आया 3024, गुणा कीजिएगा 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 2 14 6 तिया 18 18144। RHS लीजिएगा तो RHS है A इंटू B, यानी कि पहली संख्या है 336 गुणा दूसरी संख्या है 54। 336 का 54 से कीजिएगा गुणा, 4 छंग 24 2 4 तिया 12 2 14 4 तिया 12 1 13 और 5 छंग 30 का 0 3 5 तिया 15 3 18 1 5 तिया 15 1 16 4 4 8 3 11 6 और 1 7 और 1 8 1 18144 18144। हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था या उत्तर की यही जांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें क्या निकालना है, LCM और HCF दोनों निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिएगा 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों के।
करिएगा। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 की घात 2 गुणा 3 करके देख लेना आप। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 पंजे 15, और 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 सत्ते 21। ठीक है, क्या निकालना, पहले हम HCF निकाल लेते। HCF में जो कॉमन टर्म होती है उसकी लोएस्ट पावर, कॉमन टर्म यहाँ 3 है और लोएस्ट पावर है यहाँ इसकी 1, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM निकालिएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन पावर होती है उसकी हाईएस्ट, जो कॉमन टर्म होती है उसकी हाईएस्ट पावर हम लेते हैं। तो कॉमन टर्म यहाँ पर 3 है, सबसे पहले 2 की घात 2 लिखेंगे, गुणा 3 हाईएस्ट पावर 1 ही है यानी कि 3 लिखा जाएगा, गुणा 5 गुणा 7, 2 4 तिया 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42। देखो गुणा कैसे करा है, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, और 60 में एक जीरो था वो जीरो लगा दो, 420 क्या जाएगा यहाँ पर LCM। ये क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखें इसका। सत्रह, 23 और 29 क्या करेंगे, देखो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF इनका गुणनफल ही होता है, वो सॉरी HCF इनका हमेशा 1 होता है और इनका गुणनफल हमेशा LCM होता है। फिर भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, 17 बराबर 1 गुणा 17, 23 बराबर 1 गुणा 23, 29 बराबर 1 गुणा 29, क्योंकि ये खुद से ही कटेंगे या 1 से। HCF आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 1, जो भी अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा 1 आता है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा, और LCM इनका हमेशा गुणनफल होता है। LCM क्या हो जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब बात आती है इनका गुणा करना, तो पहले हम 17 का 23 का डायरेक्ट ही गुणा कर लेंगे। 17 तिया 51, हासिल लगेंगे 5, 17 दूनी 34, 5 39 गुणा 29, 391 का 29 से गुणा करें, 9 एकम 9 नम 81, 9 तिया 27 35, 2 एकम 2 नम 18, 2 तिया 6, 9 3 8 5 13 और 11, 1133 9 क्या आया है LCM 111339, 11,339 आया है इनका LCM। क्लियर, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3, 9 के फैक्टर्स 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2, और 25 के फैक्टर 5 की घात 2, 5 पंजे 25। HCF कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उस कंडीशन में HCF क्या होगा 1 होगा, और उस कंडीशन में LCM होता है इन सभी का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 25। फिर से देखो 25 का और 8 का गुणा हमें 0 देगा, 25 चौका 100 होते हैं, तो 25 अट्ठे हो जाएंगे 200 गुणा 9, 200 नम 2 नम 18 और डबल 0 ऐसे ही लगा दो, कितना हो गया 1800 LCM हो जाएगा, और HCF कितना आया है 1। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का HCF दे रखा है और LCM पूछा है दोनों संख्याओं का। जब देखो दो संख्याएं दे रखी है, HCF तो हमें क्या पता है, HCF इंटू LCM में से गुणा लेस है बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, रखिएगा वैल्यू यहाँ पर। HCF कितना है 9 गुणा LCM, भाई चाहिए LCM तो निकालना है हमें। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। LCM 306 गुणा 657 बटे 9, ये दिख रहा है 9 से सीधा कट जाएगा, लेकिन इसको देख लो 6 7 13 5 18 ये भी कट जाएगा, तो बड़ी संख्या को क्यों ना छोटा कर लिया जाए 9 से काट करके। 9 तिया 57 87,
9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। अब 306 का 73 से गुणा करना है। 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42, 7 तिया 21, 8 3 13 2 2 2 2 3 3 8। क्या आंसर आया है? 2 2 3 3 8। 22,338 LCM आया है, 22,338। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन है क्या संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको बिल्कुल सेम कंसेप्ट कराया था 4 की घात n वाला, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह यहाँ क्वेश्चन आया है 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी या नहीं। रिकॉल करो, आपको बताया था अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 दोनों होंगे तभी 2 पंजे 10 बनाएगा और लास्ट में हमें 0 मिलेगा। करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 की घात बाई n लिख दो यहाँ पर। आप देखो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 है। क्या लिखोगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 है, इसलिए ये कभी भी 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 की घात n में 6 की घात n यहाँ लिख दो संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 3 है, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 तथा 5 अवश्य होने चाहिए। केवल 2 तथा 5 ना हो, लेकिन 2 तथा 5 हो जरूर, उसके साथ कुछ भी और गुणनखंड हो सकता है, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5, तब भी ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। 2 गुणा 5 गुणा 7 भी 0 पर समाप्त हो जाएगा। मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 जरूर हो, अवश्य होने चाहिए। अतः 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आपको MCQ में आ जाइए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए तो क्या करोगे। 6 की घात n है, देखो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया है। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए तो इस तरीके से क्या करा जाएगा, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। 6 की घात n है, n बराबर आप 1 रखिएगा, 6 की घात 1 हो जाएगा 6, n बराबर 2 रखिएगा, 6 की घात 2 हो जाएगा 36, 6 छंग 36, n बराबर 3 रखिएगा, 6 की घात 3 हो जाएगा 6 छंग 36 छंग 216, n बराबर 4 रखिएगा, 6 की घात 4 आ जाएगा, 6 से गुणा करो, 6 छंग 36, 3 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12। आप देख पा रहे हो लास्ट में क्या आ रहा है, 6। आप कितने भी पावर क्यों ना रख लो, हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्वेश्चन आएगा 6 की घात n में अंतिम अंक क्या हो सकता है, तो सिर्फ 6 होगा एक ऑप्शन में। अंतिम अंक हमेशा 6 मिलेगा, इसमें कभी 0 1 2 3 4 कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, अंत में 6 हो सकता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, MCQ आप सेकेंडों में इससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो मतलब जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ये दोनों क्या हैं,
भाज्य संख्याएं हैं। व्याख्या कीजिएगा ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको व्याख्या करनी है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले भाज्य संख्याओं के लिए आपको भाज्य संख्याओं की परिभाषा का पता होना है, मतलब होती क्या है भाज्य संख्याएं। नंबर सिस्टम, इससे पहली वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो, नहीं देखिए तो। नंबर सिस्टम उसमें पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था भाज्य और अभाज्य क्या होती है। दोबारा देखिएगा, भाज्य संख्याएं वो होंगी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, क्या कहते हैं उनको, भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब इन दोनों संख्याओं के हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड निकाल करके प्रूफ करने हैं। देखिएगा पहली संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। आप देखो यहाँ प्लस आया है और यहाँ दोनों जगह 13 है, क्यों ना 13 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए। 13 कॉमन ले लिया गया, 7 गुणा 11 प्लस 1 आएगा, क्योंकि 13 कॉमन आ गया तो 13 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 13 एकम 13, 1 बचेगा। ठीक है, क्या आएगा आप देखो आगे आप, 13 11 सत्ते 77 प्लस 1 कितना जाएगा, 13 गुणा 78। अब देखो आप या तो 78 में से दिख रहा है लास्ट में 8 है, 2 का फैक्टर निकाल के रख दो, या फिर आपके पास टाइम ना हो तो इसको 1 गुणा 13 गुणा 78। भाई 1 तो हर एक संख्या का गुणनफल होता है, नहीं होता है, तो 1 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणा 13 गुणा 78, या फिर आप 78 में से 2 भी निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है। दूसरी संख्या देखिएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 5 और 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा 5 को, क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा। ठीक है 5, अब क्या करें, इनकी गुणा करनी पड़ेगी हमें। गुणा कैसे करी जाए, कोई 5 नहीं है यहाँ पर, यानी कि लास्ट में 0 तो बन नहीं रहा है, तो हमें डायरेक्ट ही गुणा करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, 2 तिया 6 चौक 24 और 7 छंग 42, 42 गुणा 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, तो जितना हो सके आप डायरेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ गुणा करके देख लो आप, 42 का 24 से गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8 8 4 6 10 8 और 1 9 और 1 10, कितना आया गुणा 1008। तो 5 गुणा 1008 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 1009। क्या लिखेंगे, 5 गुणा 1009। अब आप देखो फिर से इस संख्या में भी हम 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं, 1 गुणा 5 गुणा 1009। 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड, यहाँ भी 2 से ज्यादा गुणनखंड। क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं के 2 से अधिक, दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 78 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमें एलसीएम और एचसीएफ में चाहिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही सिर्फ 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाएंगे, जरूरी नहीं है हम अभाज्य ही दिखाएं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको बता दिया, यहाँ आप 2 से भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, 2 बाहर निकाल लीजिएगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिख तो मैं रहा नहीं हूँ, क्वेश्चन में पढ़ के बोल देता हूँ। आपकी बुक है, आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट का। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों सेम टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को समझ लो जरा। एक ये सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, एक ही इनिशियल पॉइंट ए मान लें या इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। बिंदु पी से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है, सोनिया, सोनिया इसका चक्कर लगा रही है 18 मिनट में। कितना, 18 मिनट। और जो दूसरा पर्सन है वो है रवि।
जो इसके चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में। अब बताओ सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, रवि 12 मिनट में, तो किसकी स्पीड तेज हो जाएगी? ज्यादा तेज कौन चल रहा है भाई? रवि चल रहा है, क्योंकि रवि ज्यादा तेज चलने के कारण कम टाइम में इसका चक्कर लगा पा रहा है, ठीक है। और सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब सोनिया की स्पीड कम है। खैर स्पीड से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट समझे। सोनिया और रवि दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे, यहां से चलेंगे। देखो पहले ही जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे कहीं पर भी, तो रवि आगे निकल जाएगा, रवि की स्पीड है तेज। रवि आगे निकल कर यहाँ आ जाएगा, रवि यहाँ आएगा, रवि यहाँ आ जाएगा, और रवि इस पॉइंट पर आ जाएगा जब तक सोनिया कहीं पीछे ही रहेगी, ठीक है। फिर रवि अगला चक्कर लगाना शुरू कर देगा, तब सोनिया का पहला चक्कर पूरा होगा। फिर से रवि आगे आएगा, रवि आता रहेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर रवि का एक एक्स्ट्रा चक्कर हो जाएगा, तब वहां पुनः ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि लेस से निकालेंगे दोनों संख्याओं का। तो प्राइम फैक्टर्स कर लें आप। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, 2 गुणा 3 की घात 2 आ जाएगा। और 12 के गुणनखंड कीजिएगा, 3 चौक 12, 2 की घात 2 गुणा 3, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका LCM। LCM कितना हो जाएगा भाई? हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, कितना आएगा? 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9 चौक 36 मिनट। LCM क्या है? 36 मिनट। अतः 36 मिनट के बाद, अतः वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो स्टार्ट कर दिया हमने हिंदी मीडियम का जो कोर्स है, ये भी यूट्यूब पर ही। और अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कहिएगा वो भी इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।